फ्रांस का पेरिस शहर 2015 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग 21 नंबर, ठीक है। कॉप 21 पढ़ेंगे दोस्तों, जिसकी मीटिंग पेरिस में हुई थी 2015 में। तो बात ये हो रही थी कि वास्तव में मीटिंग कर क्यों रहे हैं हम। तो हो इसलिए रही थी क्योंकि हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल है जो 2005 से 2012 तक फर्स्ट फेज में चला, ठीक, और 12 से 20 तक दूसरे फेज में चलेगा। 2005 से 2012, 2012 से 2020 तक सेकेंड फेज में चलेगा। जो दोहा एग्रीमेंट में हमने बात कर ली थी, क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड करना ही करना है। इमीडिएट एक्शन ये होगा। लॉन्ग टर्म एक्शन क्या होगा कि हम 2015 में सारी कंट्री यूनाइट होंगी और एक प्लान बनाएंगी। उस प्लान इसलिए बनाया जाएगा कि जब ये क्योटो प्रोटोकॉल हमारा 2020 में खत्म हो रहा होगा, तब हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, इसलिए प्लान बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉप 21। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों कि हमारा 2020 के बाद क्लाइमेट चेंज पे हमारा क्या एक्शन होगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे। इसके बाद जितनी, उसमें भी लिखा गया था सारी कंट्रीज आएंगी, सारी कंट्रीज आई थी, जो भी इवन एफसीसी की हमारी सिग्नेटरी से सारी कंट्रीज आई थी। इवन एक कंट्री और बढ़ गई थी, पैलेस्तीन। तो 196 प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस पैलेस्तीन भी इसमें आ गई थी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जैक्टली हो गया रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था तो उससे हमारे CO2 ग्रीन हाउस गैसेज निकली थी, और ग्रीन हाउस गैसेज निकलने से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हुआ था। बेसिक पॉल्यूशन क्या था कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर गया? क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। तो इसको हमें लिमिट करना है। टेम्परेचर बढ़ जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, पहले डिस्कस हम कर चुके हुए हैं। बेसिक प्रॉब्लम, सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, वाटर बॉर्न डिसीज आ जाएंगी। तो इसमें यह था कि नहीं, प्री इंडस्ट्रियल एरा से हमें टेम्परेचर लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिमिट करना है, और इससे अच्छा और हो कि अपने टेम्परेचर को हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिमिट कर दें। जैसे होता नहीं है कि भाई चलो 80% सोचेंगे तो 70% तो आ ही जाएगा। तो यही हालत है हमारा। इसकी ये भी उन लोगों ने प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, प्रैक्टिकली चीजों को बताने की कोशिश करी। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है? पहला प्रोविजन ये है दोस्तों, CBDR RCNC। देखो दोस्तों, होता क्या है कि 2080 का एक प्रिंसिपल है। 2080 का प्रिंसिपल यह है कि एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, रियल एग्जाम्पल, कि जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद भूमि सुधार हुआ, लैंड रिफॉर्म बिल आए, लेकिन उसके बाद भी भूमि सुधार हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? बात यह होती है कि कोई भी चीज 20% लोग ही उसे करते हैं, मजा उसके 80% उठाते हैं। जैसे 20% लैंड जो है 80% किसानों के हाथ में है, और 80% हमारे लैंड 20% किसानों के हाथ में है। कोई कंपनी है जिसमें 20% ही एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग है, जिसकी वजह से हमारी 80% प्रोडक्टिविटी आती है, 80% की वजह से 20% प्रोडक्टिविटी आती है। कोई बिल्डिंग बन रही है तो 20% मटेरियल ऐसा होगा जिसका वैल्यू 80% होगी, और जो 80% मटेरियल उसकी वैल्यू 20% होगी। ये 2080 का प्रिंसिपल है। तो उसी तरह से ये CBDR इसलिए बनाया गया कि दोस्तों यहाँ पे कुछ ही कंट्री थी जो इंडस्ट्रियलाइज हुई थी, जिन्होंने CO2 का इमिशन सबसे ज्यादा किया था। इसलिए बताया गया कि पहला प्रिंसिपल ये होगा कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। क्या कैपेबिलिटी है उनकी? इन द लाइट ऑफ नेशनल सर्कमस्टेंसेस। क्या नेशनल सर्कमस्टेंसेस है? कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, कॉमन है, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। CO2 USA और रसिया और इंग्लैंड ने ज्यादा उड़ाया है, वेस्टर्न यूरोप ने ज्यादा उड़ाया, तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये डेवलपिंग कंट्रीज में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो उसके हिसाब से आपको ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा रिडक्शन के लिए। तो ये था हमारा CBDR RCNC। ओके, ये हमारा कैपेबिलिटी है, ये सर्कमस्टेंसेस लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है डेवलप और डेवलपिंग, डेवलपिंग तो पूरा लिखा है। तो ये डेवलप वर्सेस डेवलपिंग का कॉन्सेप्ट था, 80-20 का प्रिंसिपल था, ठीक है। इसके बाद आते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा INDC का। INDC मतलब होता है, अभी NDC मैंने पढ़ाया आपको पीछे, उसी का ही वर्जन है INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन।
मतलब कि आप पहले ये बताइए सारी कंट्रीज वर्ल्ड की जो भी गवर्नमेंट है, अलग अलग सरकारें हैं, इंडिया, चाइना, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जो भी हैं बनाना ठिकाना, ये पहले कम्युनिकेशन करिए इंटरनेशनली यूएनएफसीसी के साथ कि क्या मेजर आप लेने वाले हैं इमिशन को कट डाउन करने के लिए। ठीक है, इंडिया ने बोला हाँ मैं लूंगा, पहली बात तो 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से बनाऊंगा, 60 गीगावाट विंड एनर्जी से बनाऊंगा, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे आई हमारी। ठीक है, तो ये है कि हमें पहले ये जो हमारे गवर्नमेंट है बताएंगी पहले से इंटरनेशनली क्या हमारा कंट्रीब्यूशन होगा कार्बन इमिशन को कम करने के लिए, ताकि हम एड्रेस कर सकें क्लाइमेट चेंज को। उसके बाद मिटिगेशन, कि भाई टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कम करना है तो आप जो भी पॉलिसी बनाइए तुरंत तैयार हो जाइए इस पे काम करने के लिए। काम तो 2020 के बाद हो, लेकिन पॉलिसी भी तो सबको रेटिफाई करना पड़ेगा, तभी तो पॉलिसी पे काम हो सकता है। ठीक है, जैसे इस समय ट्रम्प कह रहे हैं नहीं मैं तो मानूंगा नहीं COP21, तो इस तरह थोड़े चलेगा भाई। आप सबसे ज्यादा इमिशन कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं नहीं करूंगा, मरोगे आप भी, मरेगी रसिया भी, मरेगा इंडिया भी, इसलिए सब तैयार हो जाइए एक साथ, ये कहना था इनका। ठीक है, इसके बाद हमारा दोस्तों था एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन में ये था कि जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट आ रहा है ये आ रहा है डेवलपिंग नेशन में। बोलोगे सर डेवलपिंग नेशन पे क्यों, कमजोर पे ही क्यों, 80% लोगों पे ही क्यों प्रॉब्लम आती है? भाई मैनेजर पे प्रॉब्लम नहीं आती है, कंपनी के सीईओ पे प्रॉब्लम नहीं आती है तो लेबर क्लास पे आती है। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री में क्या हो रही है दोस्तों, इनका बेसिक जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी इनकी डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या तो रेनफॉल लेट में होगी, या तो पहले होगी, या तो बहुत ज्यादा होगी, या तो सूखा पड़ेगा। लेकिन फसल एक ऐसी चीज है, एग्रीकल्चर ऐसी चीज है कि टाइम पे इनपुट चाहिए, टाइम पे इनपुट नहीं मिलेगा तो एग्रीकल्चर फसल खराब हो जाएगी। और डेवलपिंग नेशन की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड होती है हमारी एग्रीकल्चर पे, तो कौन ज्यादा नुकसान में जाएगा? डेवलपिंग नेशन। दूसरी चीज, जो वाटर बॉर्न डिसीज आएंगी, सैलिनिटी बढ़ेगी, जब सी लेवल इंक्रीज होगा तो वाटर बॉर्न डिसीज में प्रॉब्लम तब आएंगी जब सैनिटेशन की हालत आपके पास नहीं होगी, हाउसिंग नहीं होगा। तो सैनिटेशन की बात जब नहीं है तो कहां पे नहीं है? जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहां पे नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहां पे आएगी? डेवलपिंग नेशंस पे। तो एडॉप्टेशन में यही बोला गया कि नहीं, डेवलपिंग कंट्री को जल्दी से फंडिंग करिए ताकि ये रिड्यूस कर सके अपनी वल्नरेबिलिटी को और अपने रेजिलियंस को इंक्रीज कर सके, ताकि जल्दी से कोप अप कर ले इन चीजों को। ये था हमारा एडॉप्टेशन। इसके बाद बोला गया कि भाई सुन, 20% इंसान, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, ग्रीडी पर्सन्स, ठीक है, तुमको अब करना है कि तुम भैया सुनो, 100 बिलियन पर ईयर 2020 से पैसा दोगे, पैसा फाइनेंस करना पड़ेगा। और ये नहीं कि बस बोल दिया फाइनेंस करूंगा, नहीं, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, बाइंड है तुम्हारे ऊपर, टोपी पहना देंगे तुमको ज्यादा बोलोगे तो। इंडस्ट्रियलाइज नेशन देना है ताकि हम मिटिगेट कर सके यार डेवलपिंग नेशंस को, एग्रीकल्चर उनका सुधार सके, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उससे मिटिगेट करने के लिए। ओके, ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशन किस पे है? डेवलप्ड कंट्री पे, 20% इंसान पे। आते हैं, बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। अब CO2 का इमिशन तो हो ही रहा है, CO2 का इमिशन हर कंट्री कर रही है, हर कंट्री बोले तो उसके अंदर जो इंडस्ट्री है वो कर रही है। उसके अंदर जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कौन है? पावर सेक्टर। पावर सेक्टर को ही तो कोल की जरूरत पड़ती है, कोल को बर्न करने से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो सबसे ज्यादा पावर सेक्टर तो कर रही है इसको। तो जो भी आप इमिशन करेंगे और जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे इंटरनेशनली कि भैया हमने केवल 100 टन किया है, हम नहीं मानेंगे, इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं मानेगी ना, हम नहीं। हम क्या करेंगे कि इसको रिव्यू करेंगे और असेसमेंट करेंगे। जो रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे डेवलप और डेवलपिंग दोनों के लिए, हम करेंगे इसका रिव्यू। झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि या 500 टन और बात करो 100 टन की, ऐसा कैसे चलेगा भाई? से नहीं, रिव्यू होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आएगी यहाँ पे। इसके बाद आते हैं कि ग्लोबल स्टॉक टेक। तो दोस्तों एक एडहॉक कमेटी बना दी गई थी 2015 में ही, और ये एडहॉक कमेटी क्या करेगी कि 2023 के बाद पूरे 5 साल में
एक बार ये रिव्यू करेगी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था पेरिस एग्रीमेंट का, पीए मतलब पेरिस एग्रीमेंट, इस ऑब्जेक्टिव पे कितना हम खरा उतरे हैं, डाइवर्जन किधर हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है, इसको कैसे सही किया जाए। रिव्यू होगी, क्या हम डाइवर्ट तो नहीं हुए पेरिस एग्रीमेंट से। अब बात यहां पे आई थी आईएनडीसी की, तो इंडिया भी तो बोलेगा भाई कि मैं करूंगा आईएनडीसी, हमारा क्या है, हम कैसे अपने, हमारा इंटेंडेड नेशनल कंट्रीब्यूशन क्या है, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इंडिया को बोला गया। अब दोस्तों एक चीज और, कि जब ये चल रहा था पेरिस में, तो ये बोला गया कि डेवलप कंट्री को इमिशन कट करना पड़ेगा और 100 बिलियन पर ईयर 2020 से देना पड़ेगा मिटिगेशन के लिए, और डेवलपिंग कंट्री पे नहीं कोई ऑब्लिगेशंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डेवलप करिए, इमिशन करिए, लेकिन आप अपने वल्नरेबल सेक्टर को बचा के रखिए, उसको प्रोटेक्ट करिए। वल्नरेबल सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट कीजिए, एग्रीकल्चर बताया, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगी, वाटर को प्रोटेक्ट करिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन कीजिए, कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि सी लेवल इंक्रीज करेगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, कोस्टल एरियाज में। हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, इनको आप प्रोटेक्ट कीजिए, अलॉन्ग विथ आप डेवलप कीजिए, इमिशन कीजिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इमिशन ही कितना होता है भाई, 4, आपका यदि इनका एवरेज है वर्ल्ड का, तो ये इंडिया का इमिशन 1.067 है, तो वर्ल्ड के एवरेज से काफी कम होता है। सारी डेवलपिंग कंट्री को मिला दी तो यूएसए से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो आप इनके इमिशन से क्या फर्क पड़ेगा, जब बड़े बड़े शेयर जो 20% 80% इमिशन कर रहे हैं, तो इस शेयर को पकड़ो ना भाई। तब इंडिया ने बोला कि हाँ, आप, इंडिया ने क्या बोला कि भाई सुन, 30 से 35% मैं अपना कट डाउन कर दूंगा इमिशन को, अपना जो हमारा बेसिक लेवल है 2005 में जो इमिशन हुआ था उसका 30-35% मैं कम कर दूंगा बाई 2030। तो इंटरनेशनल ने बोला कैसे करोगे बबुआ, तो उन्होंने बोला बनाते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बाद 100 गीगावाट यहाँ से अपना पूरा करेंगे, 60 गीगावाट विंड एनर्जी से पूरा करेंगे और CO2 का इमिशन कम कर देंगे। दोस्तों ये रहा COP21। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।